नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग एकदम मौज में, आनंद में, मज़े में होंगे। आज की वीडियो जो हमारी है वो है लेटर्स टू शेयर होल्डर्स बर्कशायर हैथवे। तो वॉरेन बफेट के जो ये लेटर्स हैं लिखे हुए, उनमें से एक लेटर के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उसके अंदर से क्या जो है की लर्निंग्स जो है हमारे लिए निकल सकती है, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। 1977 का जो वॉरेन बफेट का जो लेटर है, लेटर्स टू शेयर होल्डर, उसमें से जो की लर्निंग्स है आज उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देर किस बात की। तो हम लाइन वाइज जो इनकी जो लर्निंग्स निकल के आती है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहली जो मैं बफेट साहब को कोट करूंगा, फिर उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे उन लेटर में कह रहे हैं कि वाइल टू मच अटेंशन शुड नॉट बी पेड टू द फिगर फॉर एनी सिंगल ईयर आर द लॉन्गर टर्म द रिकॉर्ड रिगार्डिंग एग्रीगेट कैपिटल गेन्स और लॉसेज ऑब्वियसली इज ऑफ सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले आपको मैं समझाता हूँ कि कैपिटल गेन और ये क्या होते हैं। क्या तो एक कंपनी की ना दो तरह की अर्निंग हो सकती है। एक तो ऑपरेटिंग अर्निंग, जो आपका धंधा यानी सर्विसेज रेंडर करके या फिर आप जो माल बेच करके पैसा कमा रहे हो, ठीक है, वो हो गई आपकी जो रेगुलर आती है, वो वाली अर्निंग हो गई। एक हो गई कैपिटल गेन कैपिटल लॉस। कैपिटल गेन कैपिटल लॉस यानी क्या, आपने कभी कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा था, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद आपने कुछ समय बाद बेचा, तो उसमें कहीं आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि इन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, जो कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस होते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि ये बार बार नहीं होने वाले, ठीक है। फोकस जो मेजरली होना चाहिए वो ऑपरेटिंग, मतलब जो रेगुलर आने वाली इनकम है उसके ऊपर होना चाहिए। ये बार बार जो है ये नहीं आने वाला है। लॉन्ग टर्म जो होते हैं ना, जैसे ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ऐसा डाल सकते हैं। कैपिटल गेन अगर किसी कंपनी के अच्छे हो रहे हैं, किसी तरीके से वो अपना एक्स्ट्रा पैसा अगर कुछ कंपनी मैनेज कर रही है ठीक तरीके से, तो वो लॉन्ग टर्म में ऐसा डालेंगे किस तरीके से कि अपना रिजर्व जो है पैसा वो आएगा, अर्न करेंगे तो वो कंपनी के रिजर्व्स में जाएगा या डिविडेंड देगा तो भी आपका फायदा, और रिजर्व्स में जाता है तो भी कंपनी उस पैसे को अपना धंधा बढ़ाने के अंदर यूज़ करेगी तो भी फायदा। बट वो लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर मान लें किसी कंपनी की अर्निंग जो है इन्फ्लेट हुई पड़ी है, किसके कारण से, कैपिटल गेन के कारण से। उनकी जो रेगुलर अर्निंग है वो तो ज़्यादा नहीं बढ़ी और कैपिटल गेन खूब सारा हो गया, उसके कारण से आपकी अर्निंग बढ़ गई और आप खुश हो जाते हैं कि यार इतनी अच्छी अर्निंग दे दी, पी रेशियो घट गया कंपनी का, ये हो गया। तो वो आपको मिसगाइड कर सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर कैपिटल गेन कैपिटल लॉस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए हमें। ये फर्स्ट पॉइंट में हमें ये निकल के आ रहा है। सो नाउ सेकंड, आई अगेन कोट हिम, मोस्ट कंपनीज डिफाइन रिकॉर्ड अर्निंग्स a new high in earnings per share since business customarily aid from year to their equity base. We find nothing particularly in management performance combining say a 10% increase in equity and a 5% increase in earning per share. After all, even a totally dormant saving account will produce steadily rising interest earnings each year because of compounding. Except for special cases, for example companies with unusual debt to equity ratios or those with important asset carried at unrealistic balance sheet values, we believe a more appropriate measure of managerial economic performance to be return on equity capital. तो इस के अंदर पैराग्राफ के अंदर बफेट साहब ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो सीधी कंपनी की अर्निंग्स बढ़ते हुए देख के आपको सेटिस्फाई नहीं हो जाना चाहिए। यानी जैसे आपकी कोई कंपनी, मान लीजिए आप इन्वेस्टेड हैं और उसकी अर्निंग्स बढ़ रही है, तो आपको सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए कि चलो अर्निंग्स बढ़ रही है, अच्छा खुश होना चाहिए। नहीं, आपको ये देखना चाहिए कि रिटर्न कितना निकाल पा रही कंपनी इक्विटी पे, जितना पैसा इन्वेस्टेड है उसके ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण देके आपको बात समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए एक अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 1000 रुपये लगाते हैं बिजनेस के अंदर और पहले साल हम प्रॉफिट करते हैं 300 रुपये का। कोई कंपनी ऐसा करती है और 30% प्रॉफिट हो गया और 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब 1000 रुपये लगाए थे और इक्विटी मेरी 1000 रुपये थी और उस पर मेरे को 300 रुपये मिल गया, तो रिटर्न ऑन इक्विटी मेरा हो गया 30%, ठीक है। फिर क्या करता हूँ मैं, वो जो पैसा आया उस पैसे को मैं अपने पास ही रहने देता हूँ, मैं डिविडेंड मतलब धंधे में ही रहने देता हूँ, अभी निकालता नहीं हूँ, ठीक है। यानी कोई कंपनी है जो वो डिविडेंड ना देती है, वो पैसा इन्वेस्ट कर देती है। यानी अब मेरी कैपिटल कितनी हो गई जिससे मैं बिजनेस चलाऊंगा, वो हो गई मेरी 1000 + 300 1300 कैपिटल हो गई, ठीक है। अब 1300 कैपिटल पे मान लीजिए मेरा जो है प्रॉफिट आ जाता है, पिछले साल 300 था, मैं प्रॉफिट करता हूँ 325। सो सरसरी निगाहों से देखने में तो ये लगेगा कि यार मेरा प्रॉफिट बढ़ गया, अच्छी बात है। बट पर यहाँ पे देखने की बात ये कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। पिछले साल मैंने 1000 रुपये लगाए थे, उसके ऊपर मेरे को 300 रुपये मिल गए। इस बार मैंने 1300 रुपये लगाए, उसके ऊपर मैंने 325 रुपये कमाए। यानी मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी जो पहले 30% था, ठीक है,
अब वो घट करके 25% रह गया है। सो यहाँ पे ये दिखता है कि मैनेजमेंट की थोड़ी सी इनकम्पिटेंस दिखाता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है किसी भी कारण से ये घट जाए, बट अगर लॉन्गर होराइजन में ये गिरता जाता है तो हमको देखना पड़ेगा कि और मैनेजमेंट गाइडेंस क्या दे रहा है, मैनेजमेंट क्या कहता है इस बारे में कि भाई ये क्यों गिर रहा है। या तो अगर आप पैसा जितना लगा रहे हो उसके ऊपर उतना रिटर्न ना निकाल पा रहे हो तो शेयर होल्डर्स को दे दो डिविडेंड के रूप में, और या फिर अगर आप बिजनेस में ही रख रहे हो तो आप उतना रिटर्न निकालने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। और अगर क्षमता है और आप फिर भी ना निकाल पा रहे हो, धंधे की क्षमता है वो निकालने की, फिर भी ना निकाल पाए, तो आपकी मैनेजमेंट की कंपिटेंसी पे कहीं ना कहीं वो शक खड़ा करता है। तो आपको मैनेजमेंट का भी होना चाहिए कि कम से कम जितनी आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी आपने पिछले साल कर रखी थी उतना लाने की क्षमता होनी चाहिए। मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि आप वापस एक हायर कैपिटल बेस पे उतना रिटर्न जो है वो निकाल पाए कम से कम मैनेजमेंट। तो ये आपका फोकस होना चाहिए कि अर्निंग्स बढ़े, अच्छी बात है, बट रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी इंटैक्ट और बढ़े अगर तो अच्छा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लिमिट तक ही बढ़ पाएगी, बहुत ज़्यादा तक नहीं बढ़ पाएगी। ठीक है, छोटे बेस पे अच्छी खासी हो सकती है, और अगर बड़ा बेस हो जाता है कैपिटल का तो फिर वो थोड़ा सा लिमिट के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ना थर्ड पॉइंट ये है कि मैं उनको वापस रीड करता हूँ। One of the lessons your management has learned and unfortunately sometimes relearned is the importance of being in business where tailwinds prevails rather than headwinds। तो वारन बफेट यहाँ पे सजेस्ट करते हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए टेल विंड्स जो है वो प्रिविलेंट हो, हेड विंड्स नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको सबसे पहले हमको यहाँ समझने की जरूरत है टेल विंड्स और हेड विंड्स का कॉन्सेप्ट क्या है। सो मान लीजिए आप एक साइकिल चला रहे हैं, समझने का प्रयास करेगा। आप एक साइकिल चला रहे हैं और पीछे से आपकी हवाएं चल रही है, और पीछे से हवाएं चल रही है और आप आराम से जो जितना ताकत आपको लगाना पड़ रहा था उससे आपको कम ताकत लगाना पड़ रहा है, और आप जल्दी से और आसानी से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। ये आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो वो हो गई आपकी टेल विंड्स। और मान लीजिए आप फिर साइकिल चला रहे हो और आपके सामने से हवाएं चल रही है, तो जिस रास्ते पे आपको नॉर्मल जो लगाना पड़ता, ठीक है, उस पर आपको वापस ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी और ज़्यादा समय भी लगेगा। ज़्यादा ताकत लगाने के बावजूद भी ज़्यादा समय लगेगा, आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई हेडविंड्स। सो अगर बिजनेस के कॉन्सेप्ट में हम आपको इसको समझाने को प्रयास करें तो टेलविंड्स वो हो गई सहायक हवाएं, मतलब आपका माहौल जो है, एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट, वो आपकी कंपनी के सेक्टर के जो है वो सहायक है। और हेडविंड यानी कुछ ना कुछ समस्याएं जो है आपकी कंपनी की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे बफेट साहब कहते हैं कि हमें फोकस ऐसी कंपनी पे करना चाहिए जिसका जो टेलविंड्स प्रिवेलेंट हो, ना कि हेडविंड्स। ठीक है, पर यहाँ पर इनका कहने का ये मतलब नहीं कि आप आप जहाँ पर हेडविंड्स और उस सेक्टर की किसी कंपनी में नहीं जा सकते। इन्वेस्टिंग में कोई थंब रूल नहीं होता है कि यार बस थंब रूल या फिर कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि भाई ये तो यही। तो इसमें यह भी है कि मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी है, कोई बहुत मतलब अव्वल दर्जे का मैनेजमेंट जिन्होंने अपने आप को बहुत प्रूव किया, तो वो ऐसी इंडस्ट्री में भी आपको पैसे कमा के दे देगा जहाँ पे हेडविंड्स प्रिवेलेंट है, जहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट उतना फेवरेबल नहीं है, वहाँ पे भी वो जो है जो मैनेजमेंट है वो पैसा बना करके दे देगा। सो आपको चूज़ करना आना चाहिए, आपको मैनेजमेंट की परख करनी आनी चाहिए। और अगर उतनी नहीं आती, बिगिनर्स हैं, तो हमें अपना सोचना चाहिए कि जो इंडस्ट्रीज में टेलविंड्स चल रही उनमें जाएं, रादर की जिनमें हेडविंड्स चल रही उनमें। नाउ फोर्थ पॉइंट, आई कोट मिस्टर बफेट अगेन, just as it would be foolish to focus unduly on short-term prospects when acquiring an entire company, we think it equally unsound to become mesmerized to prospective near-term earnings on recent trends in earning when purchasing small piece of a company that is marketable कॉमन स्टॉक्स। तो इस के अंदर बफेट साहब ये कहना चाहते हैं कि हमें कोई शॉर्ट टर्म की या फिर जो क्वार्टर दर क्वार्टर अर्निंग आती है, फिर एक साल की अर्निंग देख करके हमें खुश नहीं हो जाना चाहिए कि ओ भाई साहब बहुत बड़ा कुछ हो गया। नहीं, हमें मेरे को क्या समझ में आता है, किसी कंपनी की पास्ट की खूब सालों की उसकी अर्निंग्स देखनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से, क्योंकि अगर आप पिछले 10-15 सालों की कंपनी की अर्निंग देखोगे, अगर वो कंसिस्टेंटली ग्रो हुई है, क्योंकि पिछले 10-15 सालों में ऐसे समय भी आएंगे जब कंपनी के लिए हार्ड वर्क मतलब एनवायरनमेंट, जो बिजनेस एनवायरनमेंट वो अच्छा नहीं रहा होगा, फिर मैनेजमेंट में उस वक्त किस तरीके से परफॉर्म किया। अगर वो रेगुलरली कंसिस्टेंटली ग्रोथ लेके आ रहे हैं अपनी टॉप लाइन के अंदर, अपने नेट प्रॉफिट के अंदर, तो उस मैनेजमेंट पर आप भरोसा कर सकते हो। अब कुछ कंपनीज ऐसी होती है खूब सारी, जिनमें क्या होता है कि एक ही साल के अंदर जो है अर्निंग ग्रोथ होती है, मतलब पिछले कुछ सालों से तो सेल्स ग्रोथ स्टेगनेंट, एंड अचानक से एक साल के अंदर बूम आता है, वो 2 गुनी 3 गुनी सेल हो गई, 2-3 गुनी नेट प्रॉफिट हो गया।
सो वहाँ उस ऐसी सिचुएशन में आपको स्पेक्टिकल होना जरूरी है, आपको शक करना चाहिए यार ऐसा क्या हो गया कंपनी के अंदर कि यार अचानक से 2-3 गुना आप लेके आ गए। तो आपको वहाँ पर जाके उसकी बैलेंस शीट वगैरह देखनी चाहिए, आपको उसका कौन कॉल्स वगैरह देखनी चाहिए कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि किस तरीके से ये ग्रोथ आई और क्या ये सस्टेन करेगी, क्योंकि अचानक से कोई बहुत भारी भरकम चीज़ आती है वो ज़रूरी नहीं वो सस्टेन करे। तो वो आपको जो देखना जरूरी है कि अच्छा अभी तो आ गई अर्निंग बट अब वो सस्टेन कितनी करेगी, क्योंकि अचानक से आई हुई इतनी भारी अर्निंग सस्टेन करे ना करे जरूरी नहीं है। और फिर हमें ये भी देखना चाहिए कि पास्ट का सब कुछ हो गया, मैनेजमेंट हमने देख लिया, अच्छा किया, बट अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। अगर फ्यूचर का मैनेजमेंट की गाइडेंस अच्छी नहीं है फिर क्या मतलब है। मैनेजमेंट को बड़ा उनका टारगेट्स होने चाहिए अच्छे और वो वॉक द टॉक करने चाहिए कि भाई हमारा ये टारगेट है फ्यूचर का, हम ये सोच रहे हैं बड़ा, ठीक है। सो कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्टस होना चाहिए फ्यूचर के अंदर, पास्ट भी गया और करंट अर्निंग का तो मैंने आपको बताया, बट फ्यूचर का भी जो है वो कंपनी का कुछ होना चाहिए कि नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं हम फ्यूचर अर्निंग के लिए खरीद रहे हैं, पास्ट के लिए नहीं खरीद रहे, पास्ट का ऑलरेडी जो है वो सब उसकी प्राइस दिन है, ठीक है। तो ये था इसके पैराग्राफ के अंदर। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में मतलब स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें वो कि मैं फिर से उनको कोट करता हूँ, वी सेलेक्ट आर मार्केटेबल इक्विटी सिक्योरिटीज in much the same way we would evaluate a business for acquisition in its entirety. So we want business to be, तो वो नीचे 4 पॉइंट गिना रहे हैं, one date we can understand, second with favorable long term prospects, third operated by honest and competent people, fourth available at very attractive prices. तो इस पैराग्राफ के अंदर बफेट साहब क्या कह रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम ये जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है ऐसे खरीदते हैं जैसे हम कोई धंधा जो है वो एंटायरिटी में खरीदते हैं, यानी कोई पूरा का पूरा बिजनेस जैसे हम खरीद रहे हैं वैसे ही हम ये माइनॉरिटी स्टेक भी लेते हैं, कोई एक शेयर भी खरीदते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने 4 पॉइंट बताए कैसे। पहला कि कोई धंधा हम समझते हों, कोई धंधा ऐसा जिसको आप समझ ना सकते हो, बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस होते हैं जैसे कुछ केमिकल के बिजनेस हो गए, जरूरी नहीं हर आदमी को समझ में आ गए। आईटी भी जो है वो हर आदमी को समझ में आए ऐसा नहीं है, पर अब जूते चप्पल का कोई धंधा है तो वो आपको आसानी से आप समझ पाओगे, जनरल आदमी समझ सकता है वो, तो ऐसे धंधा जो आपको समझ में आए वो बेहतर रहेगा, ठीक है। दूसरी बात विथ फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट का मतलब कि जिस लॉन्ग टर्म में उसका धंधे का चलने का आसार अच्छा हो, ठीक है। यूँ नहीं हो कि आगे जाके वो धंधा में कोई बड़ी प्रॉब्लम आने के आसार हो, ऐसा तो कोई धंधा हो तो उससे हमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। और ऑपरेटेड बाय ऑनेस्ट एंड कॉम्पिटेंट पीपल, ये मैनेजमेंट का तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि मैनेजमेंट आपका जो है ना अच्छा होना चाहिए। कैसे अब मैनेजमेंट को आपको पहचानना जो होता है ना वो थोड़ा मुश्किल होता है, बट फिर भी आपकी पास्ट परफॉर्मेंस देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ पिछले साल का अगर आप उनका ट्रेंड देखो कि कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, मुश्किल समय में कैसा परफॉर्म करा है, ठीक है, तो उस तरीके से आपको पता पड़ जाएगा कि मुश्किल समय में अगर कंपनी ने अपने पीयर्स से अच्छा परफॉर्म करा है तो मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा बेहतर है, ठीक है। उसके अलावा जो है ऑनेस्टी कितनी है मैनेजमेंट के अंदर, उनके ऊपर दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। कोई दाग धब्बा मतलब कोई मैनेजमेंट के बोर्ड के अंदर बैठा और उसके ऊपर कोई आप गूगल सर्च करेंगे कोई अगर उनके ऊपर कुछ ऐसा मिल जाता है तो फिर वो अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। और मैनेजमेंट वॉक द टॉक करता नहीं करता, यानी मान लीजिए मैनेजमेंट ने एनुअल रिपोर्ट में या कौन कौन में कोई गाइडेंस दी कि हम इतना टाइम में इतना अचीव करने का सोचते हैं, तो वो अचीव कर पाते नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते तो फिर वो क्या बताते हैं, कोई बहाने बनाते हैं या फिर कोई लॉजिकल बात देते हैं कि यार ये कारण रहा इससे, या फिर बहाने बनाते हैं कि हमने तो हमारी पूरी कोशिश करी थी, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, नहीं, कोई कारण देते कि भाई ये कारण था और वो कारण आपको सेटिस्फाई करता है तो आप उन पर भरोसा करें। अगर कोई मैनेजमेंट ऐसा है जो बातों को घुमा रहा है तो फिर आपको उसको समझना चाहिए, ठीक है। और कोई शेयर होल्डर को अंधेरे में ना रखे, कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी मैनेजमेंट, तो वो उस तरीके का मैनेजमेंट आपको देखना चाहिए। और चौथा पॉइंट इसके अंदर जो बफेट साहब ने बताया कि सस्ते में मिलना चाहिए, मतलब क्योंकि क्या होता है ना कि कोई अच्छी कंपनी भी अगर आप महंगे दामों पे खरीद लोगे ना तो आपको रिटर्न नहीं बना के दे सकती। हो सकता है बना के दे जाए, देयर आर मेनी केसेस कि बहुत महंगी कंपनी के प्राइसेस भी सस्टेन कर रहे हैं, अडानी ग्रुप। सो आप अभी रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं कि उनकी कुछ कंपनी जितनी महंगी है फिर भी वो सस्टेन करिए। बट इन जनरल अगर आप कोई अच्छी कंपनी जिनका अच्छा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट आप देख रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे उसको आप सस्ते में खरीदें, ठीक है। कोई कंपनी अगर बहुत अच्छी लग रही है आपको पर बहुत महंगे में मिल रही है तो आप उसको अपने ट्रैक रडार पर रखें, प्राइसेस नीचे आने दें, उनको उसके अर्निंग्स बढ़ने दें किसी भी तरीके से, और
कंपनियों की कोई कमी नहीं है मार्केट के अंदर। अगर एक कंपनी अगर आपसे छूट भी जाती है, देर आर न्यूमरियस मतलब बहुत बहुत, ठीक है, किसके पीछे भागना नहीं है, ठीक है, कोई महंगा, ठीक है, मेरे क्राइटेरिया से बाहर है, आई विल नॉट परचेज इट, ठीक है। तो ये चौथा जो पॉइंट उन्होंने बताया अपने स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मैं फिर से लर्निंग का नेक्स्ट पॉइंट मैं फिर से आपको बफेट साहब को कोट करता हूँ। वी ऑर्डिनरीली मेक नो अटेम्प्ट टू बाय इक्विटीज फॉर एंटिसिपेटेड स्टॉक प्राइस बिहेवियर इन द शॉर्ट टर्म। इन फैक्ट, if their business experience continues to satisfy us, we welcome lower market price of stock we own as an opportunity to acquire even more of a good thing at a better price. So इस पैरा के अंदर बफेट साहब क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एज एन इन्वेस्टर वो बोल रहे हैं कि हम जो है वो कोई भी सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं वो शॉर्ट टर्म प्राइस अप और डाउन के लिए नहीं खरीदते, हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं। जैसे ज़्यादातर इन्वेस्टर्स खरीदते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमें कुछ प्रॉफिट हो जाए। वो बोलते हैं कि जब तक धंधा इंटेक्ट है तब तक हम कंपनी के साथ बने रहेंगे, धंधा इंटेक्ट नहीं है तो फिर हम उससे निकलने का सोचेंगे। अदरवाइज प्राइस अगर बढ़ता भी है तो भी हम उसी में रहेंगे, घटता भी है तो भी हम उसी में रहेंगे। तो जैसे एक आपके सामने पोर्टफोलियो की पिक्चर आएगी बफेट साहब की, उनके पास केसर इंडस्ट्रीज़ का शेयर है तो 6 गुना हो चुका है, इतना गुना हो चुका है, इतने तब तक अभी भी वो लेकर के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि अभी उसका धंधा इंटेक्ट है, वो देखते हैं कि अभी भी इस कंपनी के अंदर ग्रोथ आनी बाकी है, तो फिर बेचने की जरूरत नहीं है। और उसके अलावा आप देखेंगे वापस केसर एल्यूमिनियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन वो 11% डाउन है, फिर भी वो लेके बैठे हैं क्योंकि धंधा इंटेक्ट है। वो शेयर जो है फ्यूचर में उनको लगता है कंपनी अच्छा करेगी, और कंपनी अच्छा करेगी तो शेयर जो है वो अपने आप चलेगा, उसके पीछे ही चलना है, अर्निंग्स के पीछे ही प्राइस को भागना है। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रही हो फिर भी उसके प्राइसेस बहुत डाउन हो, और हो सकता है कि कुछ शेयर जो ऐसे तो बहुत महंगे मिलते हैं, उनकी उतनी अर्निंग ना हो तो भी बहुत महंगे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें यही है कि हमें जो शेयर्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए एंटिसिपेटेड प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं खरीदना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, जब तक धंधा इंटेक्ट हो। फिर वो ये भी जोड़ते हैं इसके अंदर कि अगर किसी कंपनी, कोई अच्छी कंपनी का अगर हमारे पास है और उसका शेयर का प्राइस गिरता है तो वो बोलते हैं कि वी वेलकम दिस थिंग, क्योंकि जो कंपनी हमें अच्छी लग रही थी वो महंगे दामों पर, वो अब और सस्ती होगी तो हम उसको सस्ते दामों पर परचेज कर पाएंगे और एक्यूमुलेट कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए फ़ायदा है ना कि नुकसान। सो दीज वर द मेजर पॉइंट्स मुझे लगे इस लेटर के अंदर, 1977 वारन बफेट का लेटर जो था उसके अंदर। सो आज की वीडियो में मेरे पास इतना ही था। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से किसी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगा आपको, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, और फिर से मिलते हैं।